गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हमने अभी तक खाद्यान्न फसलों की बात की थी कि कहाँ कहाँ उसका उत्पादन कितनी मात्रा में होता है, किस स्थिति में उसका व्यापार है और साथ ही साथ उसके उत्पादन के लिए कौन सी दशाएं जो है वो बिल्कुल अनुकूल होती हैं। आज हम बात करेंगे व्यापारिक फसलों की। तो आप देखिए, जैसा कि हमें इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि कृषि का भी एक व्यापारिक पहलू होता है और व्यापारिक कृषि का जो विकास है वो ऐसा माना जाता है कि एशिया महाद्वीप में 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के साथ साथ व्यापारिक कृषि का प्रचार भी एशिया महाद्वीप पर बड़ी मात्रा में होने लगा है। और यहाँ पर जो ज़्यादा व्यापारिक फसलों की हम बात करते हैं वहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें विदेशी मुद्रा की उपलब्धता होती है, उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और यहाँ पर वैसे क्या है कि एशिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारा अधिकांश जो कृषि का एरिया है वो उसी में लग जाता है। परंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 25% जो कृषि योग्य भूमि है उस पर हम व्यापारिक फसलें प्राप्त करते हैं। और इन फसलों में अगर हम बात करते हैं तो चाय है, कॉफ़ी है, जूट है, गन्ना है, रबर है, कपास है, इवन तंबाकू है, खजूर है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये सारी हम व्यापारिक फसलों में इनको लेते हैं और ये हम बहुत बड़ी मात्रा में एशिया से बाहर भेजी जाती है और इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट बात जो करेंगे वो गरम मसालों की भी करेंगे। भारत ही उसका सबसे बड़ा निर्यातक है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाय की फसल से। देखिए, वैसे तो भारत में भी चाय की अपने आप में बहुत खपत है। हमारा दिन जो शुरू होता है वो चाय के प्याले के साथ ही शुरू होता है। परंतु अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसका भी बहुत बड़ी मात्रा में जो चाय है वो एशिया से बाहर के देशों में भेजी जाती है। ये माना जाता है कि जो एशिया का ये जो चाय है ये एशिया का ही मूल पौधा है और हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसको उगाते हैं। और ये माना जाता है कि चाय का जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ था और ये माना जाता है कि चीन में चाय पीने का प्रचार हज़ारों साल पहले भी था। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मानसूनी देश हैं वहाँ जितने भी पर्वतों के ढाल हैं वो चाय को पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। और ये जो एरिया है ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय एरिया है जहाँ पर चाय की फसल पैदा की जाती है। अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। हम ये मानते हैं कि चाय एक मानसूनी प्रदेश का पौधा है और अगर तापमान की बात करें तो लगभग औसत तापमान इसके उत्पादन के लिए 24 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड्स का माना जाता है। इससे कम पर चाय का पौधा जो है वो प्रॉपरली उससे उत्पादन नहीं होता है। तो ये जो एक आइडियल सिचुएशन है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक, क्योंकि इसके लिए हमें तापमान के साथ साथ हमें धूपदार मौसम भी चाहिए, आसमान खुला होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसको जो हानि पहुंचाने का डर रहता है वो पाला से रहता है। फ्रॉस्ट जो होता है वो इसके लिए घातक है, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में इसको उगाने की कोशिश नहीं की जाती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाय ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बाज़ार में हैं और अच्छी किस्म की चाय
कहाँ पैदा होती है, जहाँ उसके लिए सबसे अच्छी सूटेबल जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। चाय 200 रुपये किलो से 20,000, 25,000, 30,000 रुपये किलो तक की भी बिकती है। इतना ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है और हर चाय का अपना फ्लेवर होता है, अपनी गंध होती है। तो बहुत वैरायटी वाली और बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च वाला ये बात है और बहुत ज़्यादा वैरायटी इसमें आती है। तो ये एक इस प्रकार का पौधा है कि हम कई प्रकार की चाय पैदा कर कर अलग अलग देशों में जिस प्रकार की मांग होती है वहाँ इसको भेजा जाता है और इसीलिए इसमें इतनी वैरायटी होती है। इसलिए आपने कभी कभी टर्म सुनी होगी टी टेस्टर्स। बहुत ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो बहुत अलग अलग तरह की चायों को टेस्ट करते हैं और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी रेट तय करते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत वैरायटी वाली फसल है। फ़िलहाल हम इसके तापमान की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि ये मानसूनी प्रदेश का पौधा है और मानसूनी प्रदेश के हिसाब से जो तापमान है वो उसको सूट करता है, क्योंकि हमें 24 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच का जो तापमान है वो उसकी इसके लिए आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की। चाय का जो पौधा होता है उसको ये माना जाता है कि ये जल का प्रेमी होता है और इसीलिए 200 से 250 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं वो इसके लिए आदर्श स्थिति होती है और इसके लिए बहुत शुष्क मौसम भी हानिकारक होता है। तो हमने ये देखा कि ठंडा मौसम भी हानिकारक है, परंतु साथ ही साथ शुष्क मौसम भी इसके लिए हानिकारक होता है और जड़ों में पानी इसके नहीं ठहरना चाहिए। अगर इसके जड़ों में पानी ठहर गया तो जड़ें गल के ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए इसको ढालू भूमि पे या स्लोपी लैंड पर इसको लगाया जाता है, तो वो स्लोप होने की वजह से पानी इसकी जड़ों में नहीं भर पाता है। तो ये वर्षा अधिक चाहिए हमें, परंतु वो पानी इसकी जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। इसीलिए सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा नहीं एक्चुअली स्लोपी खेत बनाकर वहाँ पर इसकी हम फसल लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं धरातल की। तो एक अनुमान के अनुसार जब हमने ये बात कर ली है कि ये पहाड़ी ढालों पर हम इसको पैदा करते हैं, तो एक आदर्श स्थिति क्या होती है, 1000 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो पहाड़ होते हैं वो इसके लिए सूटेबल होते हैं और इस प्रकार के धरातलों पर हम पहाड़ों को, प्राकृतिक वनस्पति को साफ करके वहाँ पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी के लिए। ये मिट्टी जो है इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके जो अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं उसमें इस मिट्टी का भी बहुत योगदान होता है। तो ये हम मानते हैं कि चाय के लिए हल्की और गहरी बलुई मिट्टी, उसमें क्या विशेषता होती है कि उसमें लौह और जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है और ये इसके लिए हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और वन प्रदेशों की मिट्टियाँ मतलब अपनी उर्वरा शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चाय की जो मिट्टी होती है इसमें अम्लीयता की भी आवश्यकता होती है। इसमें फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, इनकी मात्रा जो है ये बहुत ज़रूरी होती है और अच्छी गुणवत्ता वाली चाय उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं। इसीलिए दार्जिलिंग क्षेत्र की जो चाय है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो चाय इस प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। चाय के लिए अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन और हड्डियों की खाद होती है, हरी खाद होती है, ये भी बहुत उपयोगी होती है। और जिन क्षेत्रों में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं पाई जाती दार्जिलिंग की जैसी, वहाँ पर ये सारी चीज़ों की खाद डालकर, ये सारे फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर कर हम अच्छी क्वालिटी की चाय जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं श्रम शक्ति की। ये जो है लेबर, इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके लिए लेबर की नंबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत काम हम मशीनों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसकी सारी जो प्लकिंग होती है, इसके पत्तों को तोड़ने का काम होता है, वो हाथ से ही किया जाता है।
इसलिए इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। ये लेबर जो होते हैं सस्ते होते हैं, कुशल होते हैं, और एक ऐसा इस प्रकार का माना जाता है कि इसमें महिला श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसकी जो पत्तियां जब ये हो जाती है तैयार, तो इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर इन पत्तियों को सुखाया जाता है, और फिर इसमें जो भी ट्रीटमेंट इसका करना होता है वो करके इसको डिब्बे में बंद किया जाता है। तो अब हम इसको सुखाने के लिए और अन्य कामों के लिए तो मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, परंतु पत्तियों को चुनने और ये सारी जो चीज़ें हैं, इवन इसको सुखाने में भी जो लेबर है उसी का यूज़ होता है। तो ये माना जाता है कि ये जो चाय है ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन की वजह से उन्हें श्रमिक जो हैं उनकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है, और बहुत सस्ते कुशल श्रमिक उनको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर हम चाय के प्रकारों की बात करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि चाय में इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है कि अगर आप यूरोपीय देशों में जाएंगे तो वहाँ इंडिया से बेटर चाय आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम अपने उत्पादन का जो अच्छा भाग होता है उसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर देते हैं। भले वो हम भारत में वो हमें यूज़ के लिए नहीं मिलती है क्योंकि उसकी रेट बहुत ज़्यादा होती है, और इंडिया में इतनी रेट को दे के चाय पीने वाले कम ही होते हैं। हालांकि आजकल बहुत बड़े बड़े इस तरह के टी सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पे आपको 50-50, 60-60 प्रकार की चाय की वैरायटी आपको पीने के लिए मिल जाती है। फ़िलहाल हम इसके प्रकारों की बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे। तो अगर हम कमर्शियल दृष्टि से देखें तो दो प्रकार की चाय होती है, काली चाय और हरी चाय। इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की जो विधि होती है उसी का अंतर होता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार होती है जिन्हें तोड़कर एक निश्चित समय के लिए उनको रख दिया जाता है, तो उससे क्या होती है वो कुम्हला जाती हैं और उनमें खमीर उठने लगता है, और फिर सूर्य की धूप में उसको छोड़ दिया जाता है और इन पर पानी के छींटे दिए जाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एकदम सूखती नहीं है, इनमें खमीर उठ जाता है और ये पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं। इसके बाद इन्हें भट्टियों पर फैलाकर सुखाया जाता है। आजकल वो अलग प्रकार के ओवन्स होते हैं वहाँ पे, उन पे इनको सुखाया जाता है और बेलन घुमाया जाता है जिससे ये बारीक पत्तियों में बदल जाती हैं। जब ये पूरी तरह से सूख जाती हैं तो इनको चलनियों से इनके आकार के अलग अलग कर लिया जाता है। देखिए जो सबसे इन्फीरियर क्वालिटी की चाय होती है वो बिल्कुल बारीक चाय होती है, मतलब एक तरह से चाय का जो सबसे नीचे वाला चूरा होता है और कंपैरेटिवली उसकी रेट भी कम होती है। पर सबसे मोटा दाना जो होता है वो सबसे महंगा बिकता है और उसकी क्वालिटी को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब वो उसको सुखाकर बेलन घुमाया जाता है और फिर अलग अलग पत्तियों के आधार पर इसको अलग अलग इसकी पैकिंग हो जाती है। और भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यहाँ पर इस प्रकार की चाय बड़ी मात्रा में तैयार की जाती है। फिर हम हरी चाय की बात करते हैं। तो जापान क्षेत्र में क्या होता है, ये पूरी तरह से हरी पत्तियों को सीधे धूप में सुखा देते हैं, या जो बड़ी बड़ी इनकी भट्टियाँ होती है, ओवन्स होते हैं, उसमें सुखा लेते हैं। मतलब उसमें हम उनको रखते नहीं हैं, उसको सुखाया और उसको उसका जो सूखने का प्रोसेस होते ही उसका कलर बदल जाता है, फिर हम उसको पैकिंग करने का काम शुरू कर लेते हैं, तो उसका मौलिक रंग और स्वाद वैसा ही बना रहता है। तो आजकल एक और चाय की भी हम चर्चा सुन रहे हैं, उलोंग चाय जिसे कहा जाता है। ये ताइवान में होती है और इसकी भी गणना जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ चायों में की जाती है। तो ये हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इन चाय के उत्पादन में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं उत्पादन की। तो वर्ल्ड का 90% प्रोडक्शन एशिया में ही होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और एशिया के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है। बड़ी मात्रा में इससे एशिया के देशों को विदेशी मुद्रा मिलती है। और अब चाय का ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में इसका कंजम्पशन है। इसकी खासियत क्या है, आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर आपको चाय का चलन देखने को मिलेगा। और एक बहुत
आदर वाली बात होती है वहाँ पे। अगर आपके घर कोई आता है, आप उसको चाय पिलाते हैं, तो ये आप ये देखिए कि अगर इसके प्रमुख उत्पादकों की बात करते हैं तो श्रीलंका, भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। तो हम ये मानते हैं कि पूरे विश्व का लगभग 35% और एशिया का 38% टी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और भारत में जो उत्तरी पूर्वी राज्य, हमने सबसे पहले हम जो चीज़ हम बचपन से जानते हैं कि चाय कहाँ पैदा होती है, असम में। तो सबसे ज़्यादा चाय असम में, फिर वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी का एरिया है, दक्षिण भारत में जो नीलगिरी का एरिया है, अन्नामलाई, इलायची, इन पहाड़ियों पर, केरल और कर्नाटक में भी, पश्चिमी हिमालय और उसके तराई वाले भागों में कांगड़ा, मंडी, और तराई में देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा, झारखंड में रांची, ये वो हैं क्षेत्र जहाँ पर चाय की पत्तियों को उगाया जाता है। और वही बात भारत के उत्पादन में भी है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके टेस्ट में, इनकी स्मेल में, इनके फ्लेवर में नज़र आती है। बहुत वैरायटी में चाय यहाँ पे पैदा की जाती है। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ पर लगभग 14% विश्व का जो चाय उत्पादन है उसका 14% भाग हम ये मानते हैं कि श्रीलंका में पैदा होता है। और प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो वो यहाँ पर लगभग 450 किलोग्राम्स के लगभग मानी गई है। और श्रीलंका का जो मध्य भाग है, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी के ढाल हैं, वहाँ पर चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मध्य पहाड़ी ढालों की बात करते हैं तो कैंडी से दक्षिण की ओर चाय के आपको अनेक बागान देखने को मिलेंगे। कैंडी, नुएलारन के जो मध्यवर्ती ढाल हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के लगभग है, वहाँ पे चाय बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होती है। और यहाँ पर प्लकिंग का काम साल भर चलता है। यहाँ पर इसकी जो इस तरह का उनका रूटीन बना हुआ है, इस तरह का उनका सिस्टम बना हुआ है कि साल भर ये कार्य चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं चीन की। चीन की बात करना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाय का जो ओरिजिन हुआ, चाय की फसल का या चाय को काम में लेने का, वो सबसे पहले चीन में ही हुआ। यहाँ पे क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और यहाँ पर विश्व की लगभग 21% चाय उत्पन्न की जाती है। यहाँ सिक्यांग नदी की घाटी, दक्षिणी चीन में जो पर्वतीय ढाल हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बागान हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश, यांगटी सिक्यांग घाटी, लाल बेसिन, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के व्यापार में भी चाय का एक बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। यहाँ पर भी प्राचीन काल से चाय उत्पादन का काम किया जा रहा है और जावा द्वीप में इंडोनेशिया का सबसे अच्छा बड़ा संपन्न चाय उत्पादन का क्षेत्र है। और इसके पश्चिमी भाग में जो ज्वालामुखी पर्वत थे पहले, वहाँ लावा मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में चाय पैदा की जाती है। सुमात्रा द्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में चाय के बागान हैं और यहाँ पर भी वर्ष पर्यंत चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। इसी प्रकार ताइवान, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। और अगर हम व्यापार की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जितनी मात्रा में हमारा उत्पादन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम निर्यात कर देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा इसका जो मंगाने वाला देश है उसमें ब्रिटेन का नाम आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का आयात होता है और भारत और श्रीलंका सबसे ज़्यादा अपनी चाय इसी देश को भेजते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है शायद जहाँ पर हम चाय एशिया के देशों से नहीं जाती है। तो हम ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से ये एशिया के देशों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है और हम अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी में इसको पैदा करते हैं और
बहुत देशों में इसका चलन है, ये है। और हम ये देखते हैं कि इसका चलन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है और हमने इसकी पैकिंग को इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत आसान हो गए हैं। टी बैग्स का कल्चर चल गया है, इसलिए होटल्स में इनका यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वो व्यापारिक फसल है जो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका भविष्य भी जो है वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि टी की जो हैबिट्स है, टी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, ये सभी देशों में बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। थैंक यू।